नमस्कार साथियों, एनएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जैव प्रक्रम का दूसरा भाग। पहला भाग हमने इससे पहले एक वीडियो डाला हुआ है, आप वो जाकर के देखिएगा, फिर सेकंड भाग देखिएगा, ठीक है? वो भी आपको डिटेल में विद हैंडराइटिंग नोट के साथ समझाया हुआ है, आप डिटेल में जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। तो आज हम सेकंड पार्ट में करने वाले हैं मानव पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र और हार्ट के बारे में सीखेंगे। और यहाँ पर आप क्या जानने वाले हैं, टीथ और टंग के बारे में अलग-अलग डिटेल में जानने वाले हैं और नेफ्रॉन की क्रियाविधि किस प्रकार होगी। तो ये सारे टॉपिक आज सेकंड पार्ट में हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है कि नहीं? तो वीडियो में बन रहे हैं, बस बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से समझना है और साथ ही साथ समझते चलना है और सारे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएँगे और अपने हाथ से हैंडराइटिंग नोट्स बनाने हैं, ठीक है कि नहीं? ओके? तो देखिएगा, हम करने वाले हैं मानव पाचन तंत्र। तो जैसे कि डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया, मानव पाचन तंत्र का मतलब क्या है, जो आप खाना खाते हो, शुरू से आखिर तक डाइजेस्ट करने तक का प्रोसेस, उससे अवशोषण करने तक का। हमने बताया था उसके अंदर, पहली वीडियो में हमने बताया आपको, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर क्या-क्या अवशोषित पदार्थ मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन्स, ठीक है? अलग-अलग प्रकार के अवशोषित पदार्थ मिलते हैं, उनको अवशोषण करने का प्रोसेस, डाइजेस्ट करने का प्रोसेस ही मानव पाचन तंत्र है। तो इसकी डेफिनिशन क्या होती है, डायग्राम पे बाद में समझेंगे, पहले डेफिनिशन देखते हैं। इसकी थ्योरी क्या लिखनी है आपको, मानव मानव पाचन तंत्र, ठीक है? तो इसमें क्या होता है देखिएगा, मानव पाचन तंत्र भोजन को पचाने, डाइजेस्ट की मतलब है ना, पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने वाली एक जटिल प्रक्रिया है। मतलब एक प्रकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंदर भोजन को पचाने, पोषक तत्वों का अवशोषण करने और अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालने का प्रोसेस होता है। उसकी क्या कहलाती है, जटिल प्रक्रिया मानव पाचन तंत्र कहलाती है। इसका मुख्य कार्य क्या है, जो इसका मेन काम है, वो भोजन को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ने का होता है। ये तो है नहीं कि भाई आपने सेव खाया, जाकर के अंदर एकदम से रख दिया और उससे आपका शरीर का ऊर्जा, मतलब शरीर को ऊर्जा प्राप्त हुई, ऐसा नहीं होगा। उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य किया जाता है, वो पाचन तंत्र के माध्यम से ही किया जाएगा, ठीक है ना? इस चीज़ को समझेंगे आगे डिटेल में कैसे किया था। अच्छा, पोषक तत्वों को तोड़ना ताकि शरीर को अवशोषित ऊर्जा प्राप्त हो सके। क्या होगा? अवशोषित ऊर्जा प्राप्त हो सके, उसे पाचन कहेंगे। यह मुख से लेकर गुदा तक फैली एक आहार नाल, जिसमें कह सकते हैं 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी और सहायक अंग, जिसमें यकृत आएगा, अग्नाशय आएगा, पित्ताशय से बनी होती है। मतलब जो पाचन तंत्र है, इसके मेनली 2 भाग पढ़ेंगे हम। जैसे हम माइंड ग्राफ के माध्यम से समझे, पाचन तंत्र के 2 भाग होते हैं। पहले नंबर पे आता है हमारा आहार नाल, दूसरे नंबर पे आता है पाचन ग्रंथि। जो आहार नाल होता है, अपने आप में 4 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग इसका मुख गुहा, दूसरा भाग इसका ग्रासनली और तीसरा पार्ट आ जाता है इसका अमाशय और फोर्थ पार्ट आता है इसका आंत, ठीक है? जो मुख गुहा होता है, ये भी 4 भागों में विभाजित है। पहली जीभ होगा, फिर तालु, फिर दांत और ग्रसनी। ये माइंड ग्राफ के माध्यम से हमने आपके सामने समझाया और इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। सबको अलग-अलग जितने भी ये अंग है, इनको एक-एक करके सबको जानेंगे हम, ठीक है? अच्छा, जो आंत की बात करते हैं, 2 होती है हमारी, छोटी आंत और एक बड़ी आंत। छोटी आंत के भी 3 भाग हैं। सबसे पहला भाग इसका ग्रहणी कहलाएगा और बीच का भाग मध्यांतर कहलाएगा और लास्ट वाला भाग शेषांत्र यानी कि इलियम कहलाएगा। इसी प्रकार बड़ी आंत के भाग है, सीकम हो गया, वर्धांत हो गया और मलाशय, ठीक है कि नहीं? अब पाचन ग्रंथि हमारी 3 प्रकार की होती है। एक तो होगी लार ग्रंथि, जो मुख से ही स्टार्ट हो जाती है, इसका पाचन यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगी। आगे आएगा उस बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि पाचन लार से भी शुरू हो जाता है, मुख से भी शुरू हो जाता है, लार ग्रंथि कराने का कार्य करती है। फिर यकृत हो गया और थर्ड हो गया हमारा अग्नाशय। थर्ड क्या हो गया हमारा? अग्नाशय, ठीक है? जैसा डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। देखिएगा जैसे डायग्राम हमने आपके सामने बनाया हुआ है। ये सबसे पहला भाग मुख है, यहीं पर लार ग्रंथि पाई जाती है, एक जीभ के नीचे होती है और कान के ठीक पिछली साइड होती है। उसकी लोकेशन हम ग्रंथि वाले टॉपिक में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर होती है मुख, मुख जिसकी बात कर रहे हैं, मुख गुहा, जिसके अंदर अलग-अलग पार्ट बताए हमने, जीभ लार मिलाने का कार्य करेगी और ग्रासनली जिसको फूड पाइप बोला जा रहा है, ये वाला पाइप, इसको फूड पाइप बोला जा रहा है, जहाँ हमने सर्किल किया, ये फूड पाइप है, ये खाने को अमाशय तक पहुँचाने का कार्य करेगा। ठीक है, पहले डायग्राम समझ रहे हैं, हम अलग-अलग समझेंगे इन पार्ट के बारे में, ठीक है? वीडियो में बने रहें, ज़्यादा हाइपर मत होना कि ये चीज़ें यहीं पर समझाई जा रही है, एक-एक करके 1 बाय 1 हम सारे पार्ट इसमें डिटेल में करेंगे। फिर अमाशय में खाना पहुँचेगा, अमाशय के बाद धीरे-धीरे यहाँ से होता हुआ छोटी आंत के अंदर जाएगा, ये छोटी आंत आपकी। तो छोटी आंत में सबसे लंबे समय तक खाना रहता है, ठीक है? छोटी आंत के बाद जो खाना ठीक हमारा बड़ी आंत में जाएगा, ये तो हमने सीखा कहाँ-कहाँ खाना जाता है, बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत से वेस्टेज हमारा जो होगा मल के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, मल द्वार से, ठीक है? ये तुमने खाने का, खाने तक का प्रोसेस समझा। अब इसको अलग 1 बाय 1 समझने वाले हैं। पहला पार्ट हमने बोला था आपको, इसका आहार नाल का जो पहला भाग है, मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर क्या आएगा देखिएगा, सबसे पहला मुख गुहा, इसको हम कह सकते हैं मैकेनिकल डाइजेशन भी कहा जा सकता है। जो दांत होते हैं इसके अंदर, वो भोजन को कुचलने और चबाने का कार्य करती है, ठीक है? ओके हो गया? और दांत का काम क्या होगा, ये समझते हैं। भोजन को काटना, फाड़ना, चबाना और पीसना और पाचन में सहायता करना, ठीक है? और दूसरा आप कह सकते हैं चेहरे की सुंदरता और बनावट बनाना। किसी के दांत बाहर हो जाते हैं, किसी के कीले निकल जाते हैं, तो सुंदरता चेहरे की बिगड़ जाती है। तो चेहरे की सुंदरता बनाने का काम भी दांत का ही होता है। स्वच्छ उच्चारण, भाई जिसके दांत टूट गए, वो आराम से जो एयर होगी क्रॉस हो जाएगी, रुक नहीं पाएगी, जिस वजह से वो ठीक से बोल नहीं पाता व्यक्ति। तो दांत का मेन काम ये भी होता है, सुंदरता बनाना और स्पष्ट रूप से उच्चारण करना, यानी कि बोलना, उसकी आवाज़ ठीक से समझना। ठीक है कि नहीं? अब ये होगा मुख हुआ जो आपके सामने इधर लिखा हुआ है, देखिएगा। सबसे पहला भाग यहाँ पे ओठ दिख रहा है आपको, होठ कह सकते हैं, लिप्स कह सकते हैं, ये टीथ हैं। फिर तालु जो कवरिंग करता है खाना, ये खाने को कवर करने का कार्य करेगा। और जीभ लार मिलाने का कार्य है, भोजन में लार के साथ-साथ मिलाने का स्वाद और अनुभव का सहायता करती है, यानी कि लार भी मिलाती है, स्वाद का अनुभव भी करती है। जीभ टंग हम जब पढ़ेंगे डिटेल में, आगे आने वाला है, वो और समझ में आएगा। और क्या काम करेगी ये दोनों में सहायता करती है, स्वाद का अनुभव कराती है और लार मिलाने का कार्य करती है। ठीक है?
उसके बाद मुख्य गुहा के अंदर ये चीज़ें आई, वोकल कैविटी जो आपको बोला जा रहा है भोजन को चबाने, मिलाने और बोकस बनाने में का सहायता, मतलब बोकस बनाने का स्थान है। बोकस हम समझेंगे एक तरह का एक गोला सा होता है, जैसे आप मम्मी घर में खाना बनाती है और ये कह सकते हैं पेड़े बनाए जाते हैं रोटी से पहले, उस तरह का छोटे-छोटे पैकेट बन जाते हैं, उसको बोकस बोल दिया गया। है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है टीथ। टीथ के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। जो टीथ होते हैं हमारे पास, जब दंत सूत्र पूछा जाए दंत सूत्र क्या होता है, तो ये इस प्रकार आपको लिखना है जैसे हमने यहाँ डायग्राम में भी आपको शो किया हुआ है। तो दांत हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मिल्क टीथ जिनको कहा जाता है अस्थायी दांत। मिल्क टीथ, दूध के दांत, इनको अस्थायी दांत भी कहा जाता है। ये अपने आप में जो दूध के दांत होते हैं एक बार टूटने के बाद जो अस्थायी दांत बनते हैं वो टूट गए तो फिर वापस नहीं आने के, इसलिए इनको इनको स्थायी बोल दिया और इनको अस्थायी बोल दिया। ठीक है, अस्थायी मतलब एक बार टूटने के बाद वापस आ जाएंगे, स्थायी दांत परमानेंट हैं, टूट गए तो वापस नहीं आएंगे। तो इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है आईसीपीएम। आईसीपीएम का मतलब होता है इंसीजर, और सी से सीजर, सीजर यानी कि रत्नक कह सकते हैं, हिंदी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में भी लिखा हुआ है। ये वाला ये आई हो गया, ये सी हो गया, ये पीएम और ये एम, सीजर, सॉरी इंसीजर, सीजर और ये प्रीमोलर और मोलर। इनके चार पार्ट होते हैं, मतलब चार भाग, चार प्रकार के हमारे दांत होते हैं। तो चार प्रकार के एक हिस्सा अगर आप बांट ले तो ये वाला हिस्सा जैसे यहाँ पर, तो जितना भाग ये है इतना ही भाग इधर है। तो 8 दांत इधर होंगे, 8 इधर होंगे, किसके, जब आप बात करते हैं स्थायी दांत की। अभी हम दूध के दांत की बात कर रहे हैं। तो पहले नंबर पे इंसीजर 2 होते हैं और सीजर यहाँ पर 1 होता है। यहाँ पे भी आप कंपेयर करके पढ़ें तो स्थायी दांत में भी इंसीजर 2 होते हैं और सीजर यहाँ पे भी एक ही एक होता है, मतलब एक इधर, ये वाला एक इधर, जैसे कीले बोलते हैं, उखाड़ने का कार्य करेगा जो। और यहाँ पर जो प्रीमोलर होते हैं वे 0 होते हैं, प्रीमोलर की संख्या 0 होती है, नहीं होते हैं। ठीक है, ये वाले दांत प्रीमोलर नहीं होते, जो कह सकते हैं अस्थायी दांतों में, परमानेंट टीथ में होते हैं 2, पर दूध के दांत में ये अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अच्छा, जो मोलर होते हैं वे अपने आप में 2 होते हैं, जबकि यहाँ पे कितने होंगे, 3 होंगे। परमानेंट दांत में कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो कुल मिला के वही आप कह सकते हैं, हमने इसका जब आधा हिस्सा किया तो दूध के दांत में हम बात करते हैं 2 तो हो गए हमारे, ये 2 ये हो गए और 1 ये हो गया और ये 0 हो गया और ये कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया। तो ये टोटल मिला के 5 हो गए, 5 इधर और 5 इधर, तो 5 इधर होंगे और 5 इधर होंगे, तो 5 और 5 10। तो 10 निचले जोड़ेंगे 10 ऊपर लेंगे, दोनों में जोड़ के हमारे पास 20 दांत बनते हैं। ये बात समझ में आई? तो ये हमारे पास कुल मिला के 20 दांत बनेंगे, है कि नहीं? अब जब हम इसकी बात करते हैं परमानेंट दांत की, किसकी बात करते हैं, परमानेंट दांत की, तो परमानेंट यानी कि अस्थायी दांत, वो कितने होते हैं वो देखिएगा। अच्छा, अस्थायी दांत की बात कर रहे हैं हम। अस्थायी दांत हमने आपको बताया काहे के, यानी कि जो स्टोन, पत्थर के दांत भी बोल सकते हैं, अभी पत्थर के दांत आते हैं भाई, दूध के टूटने के बाद पत्थर के दांत बोले जाते हैं, देसी भाषा में पत्थर के दांत आए, तो ये टूट गए तो वापस नहीं आएंगे। तो उनका फॉर्मूला आता है हमारे पास 2123, यानी कि 21 212 और 3 ऐसे लिख सकते हैं, या 21-23 लिख सकते हैं, जैसे भी आपको याद रखना है रख सकते हैं, आईसीपीएम, है कि नहीं? तो ये अपने आप में 2 ऊपर होंगे, क्या कर्णतक, ये 2 होंगे, इंसिजर 1 होगा और ये अर्घ चवर्णक 2 होंगे और मोलर यहाँ पर 3 होंगे। तो टोटल इनकी संख्या 8 हो जाती है, 8 इधर होगा और 8 इधर होगा, तो 8 और 8 16, तो 16 यानी कि 2 जब रहे हैं, एक नीचे एक ऊपर, दोनों मिलाकर 32 बनते हैं। क्या समझ में आई बात? तो ये हमने दांत के बारे में पढ़ा, दांत सूत्र के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं टंग के बारे में। जो जीभ है वो कैसे वर्क करती है, ये स्वाद कैसे पहचानती है, अलग अलग भाग इसके क्या क्या होते हैं, और डिटेल में हम इसको समझेंगे। हम टंग की बात कर रहे हैं, किसकी, टंग की, जीभ की। तो जीभ का जो अनुभव होगा पीछे की तरफ, यहाँ पर जो सबसे लास्ट में वो कड़वापन, ये बिटर कड़वापन, जीभ का पिछला भाग कड़वापन महसूस करता है। कुछ भी चीज कड़वी चीज खाते हैं तो सबसे लास्ट में जाके लगती है। अच्छा, अब खट्टापन यानी कि यहाँ पीछे से यहाँ पर जो साइड दिखाई दे रही है ना, ये वाली दोनों तरफ, ये दोनों तरफ है डायग्राम, आप देख सकते हैं इधर भी यहाँ पर खट्टापन महसूस होता है। नमकीन आपका आगे से दूसरे नंबर पर, यहाँ पर ये वाली साइड जहाँ निशान लगा हुआ है ये नमकीन होता है। ठीक है, इस साइड भी और इस साइड, और जो सिबिल के बिल्कुल सबसे आगे वाला भाग है, बिल्कुल फ्रंट वाला भाग, यहाँ पर स्वीट का अनुभव होता है, मीठे का अनुभव होता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है ये जान लेते हैं। जीभ जो है शरीर की सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशियां हैं, है कि नहीं? एक वयस्क जीभ की लंबाई, मतलब वयस्क का मतलब जो स्वस्थ मनुष्य है उसकी बात हो रही है, उसकी जीभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर होता है, लगभग 4 इंच। देखो कितना लंबा बैठता है। ठीक है, जीभ हर 10 से 14 दिन में नई कोशिकाएं बनती रहती है। जीभ पर जो बनेंगी हर 10 से 14 दिन के अंदर नई कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती है, बनती रहती है मतलब। ठीक है, जीभ बोलने, चबाने, स्वाद को पहचानने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और लार बनाने का कार्य करेगी भोजन के अंदर, है कि नहीं? अब इसका अगला पार्ट क्या आएगा हमारे पास पाचन तंत्र में, हमने जीभ के बारे में, मुख का जो पार्ट थे, क्या कह सकते हैं आप, अभी हमने डायग्राम के माध्यम से आपको बताया भी है, यदि आपने पीछे देखा हो ध्यान से, जो हमने माइंड क्राफ्ट बनाया था, यहाँ पर मुख गुहा के अंदर जीभ होता है, तालू होता है और दांत, लास्ट पार्ट है हमारा ग्रसनी। अब हम ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे, चलिए ग्रसनी देखते हैं, ग्रसनी कैसे वर्क करती है, इसके अंदर क्या क्या भाग निकल के आते हैं। तो यहाँ अपने आप में एक ग्रसनी होती है, 2 पाइप होते हैं, एक खाने का और एक सांस नली। ये जैसे डायग्राम के माध्यम से मेरे को समझा हुआ है, ये खाने की नली और एक सांस नली, तो ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ी रहती है और इनके ऊपर एक प्रकार की ढकनी लगी रहती है जिसे कहा जाता है घाटी ढक्कन। ये लिखा हुआ भी है इपिग्लोटस, ये वाला, ये क्या है अपने आप में, इपिग्लोटस। इसका मेन काम होता है, इपिग्लोटस का क्या काम होता है देखिएगा, जब आप खाना खाते हैं और सांस लेते हैं, ये तो है नहीं कि भाई सांस रोक के खाना खा रहे हैं,
है कि नहीं? दोनों कार्य एक साथ होते हैं, भाई खाना भी खाया जाता है, सांस भी लिया जाता है। तो ये कार्य कराने का कार्य किसका होता है? इपिग्लोटस का होता है। जब आप खाना खाते हैं तो सांस नली पे चले जाता है, जब आप सांस लेते हैं तो खाने की नली पे चले जाता है। कराता कौन है? ब्रेन कराता है। करता कौन है? इपिग्लोटस। भाई ब्रेन कंट्रोल करता है सारी अंदर की चीजें जो हमारी हैं। आप जो काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, कुछ भी अंदरूनी कार्य हो रहा है, हार्ट बीट हो रहा है या कोई भी प्रोसेस हो रहा है अंदर का, कुछ भी क्रियाविधि ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इपिग्लोटस क्या काम कर रहा है? जब खाना खाते हैं तो सांस नली पहुंच जाता है, जब सांस लेते हैं तो खाने की नली पहुंच जाता है। कभी कभी ऐसा होता है आपको धक्का लग जाता है कि नहीं? तो वो क्या कारण होता है ये देखिएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इपिग्लोटस की स्पीड से भी काफी तेजी से खाना खा रहे हैं, है ना भाई? बहुत जल्दी जल्दी खा करके हमें निकलना है ना? कभी कभी ऐसा हो जाता है जल्दी जल्दी खाना खाने लगते हैं और अचानक से धक्का लग जाता है। तो धक्का का मतलब क्या होता है? वो जो अलग से लगता है, यानी कि वो हल्का सा खाना बिल्कुल कहाँ पहुंच जाएगा, आपका खाने की नली में पहुंच जाएगा, और इसमें पहले से ही वायु का प्रेशर है कि नहीं? इसके अंदर पहले क्या भरी है? वायु भरी है। वायु क्या करेगी? इस पर दबाव डाल लेगी। तो दबाव डालने के दौरान जो खाना है वापस हमारा कहाँ जाएगा? यहीं पर आ जाएगा। कहाँ? खाने की नली में। और कुछ टाइम के लिए यदि आपने स्पाइसी खाया तो हल्की सी जलन महसूस होगी। कहाँ जो महसूस होती है, जिसे तुम कहते हो कालजा कालजा, वो ग्रसनी होती है। तो वो ग्रसनी में हल्की सी जलन महसूस होती है। एक स्थिति ये बनती है। एक स्थिति कब बनती है? जब आप क्या करते हैं भाई, आपका ब्रेन जो है ना थोड़ा बिजी हो रखा है, आप रील्स देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और आप खाना खा रहे हैं, तब भी धक्का लगने का चांस रहता है, क्योंकि ब्रेन आपने बिजी कर लिया, ब्रेन ही काम करा रहा है एपिग्लोटस से, और एपिग्लोटस ठीक से काम नहीं कर पाने का, तब भी आपको धक्का लगने के चांस बनते हैं। तो ध्यान नहीं, खाना खाते समय ना तो मोबाइल और टीवी इस तरह की चीजें नहीं देखना है, और ब्रेन को बिल्कुल फ्री रखना है, ठीक है, ताकि धक्का लगने से आप बचे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, हमने आपको समझाया। ओके हो गया? नेक्स्ट हम चलते हैं अब आगे। अगला पॉइंट आता है हमारा ग्रास नली। क्या आएगा? ग्रास नली, ये दूसरा भाग है। ठीक है, अब हम ग्रास नली के बारे में पढ़ेंगे। ग्रास नली क्या करती है, जिसको हम फूड पाइप का नाम दिया, वो केवल और केवल खाने को अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करेगी। ये जा रहा खाना, इसको फूड पाइप बोला जा रहा है, यानी कि खाना आया और यहाँ से बोगस के रूप में, बोगस यानी कि एक तरह के पैकेटों के रूप में जाएगा और सीधा कहाँ? अमाशय तक पहुंचाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे भी डायग्राम के माध्यम से समझा हुआ है। कर्माकुंचन कह सकते हैं इसको, कह सकते हैं कर्माकुंचन, इस प्रकार से। ठीक है, कहाँ पहुंच जाएगा? सीधा सीधा अमाशय में पहुंच जाएगा। अब सबसे ज्यादा काम अमाशय में होता है भाई, बस समझ में, जो लंबे समय तक जो पाचन होगा, या आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा मेन वर्क कहाँ होगा? अमाशय में होगा। अब बढ़ते हैं अमाशय। अमाशय को ध्यान से समझेंगे भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा अमाशय पाचन तंत्र का। और कैसे समझेंगे? इसके अंदर अलग अलग गैस्ट्रिक जूस भी पाए जाएंगे और उनको कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है नहीं? तो अमाशय देखते हैं, अमाशय क्या होता है? अमाशय, जिसको पेट पेट का नाम दे रहे हैं आप, वही अमाशय है क्या नहीं? अच्छा, पहले इसकी आकृति की बात करते हैं। जे आकार का होता है। ये क्या होता है? जे आकार का होता है, पेशी अंग होता है, बिल्कुल मांसपेशियां नहीं है इसके अंदर, मतलब हड्डी वगैरह नहीं होता, बिल्कुल मांस से बना होता है, इसलिए पेशी अंग है, जो भोजन की नली और छोटी आंत के बीच स्थित होता है। भाई इसके बाद क्या आ जाएगी? छोटी आंत हो जाएगी, ये छोटी आंत है, और ऊपर भोजन की नली आ रही है, ऊपर की आप फूड पाइप है, जिसे इसोफेगस बोल रहे हैं आप, है कि नहीं? जिसको आप क्या कह रहे हो? आप क्या कह रहे हो? ग्रास नली। क्या नाम दिया इसको? ग्रास नली, भोजन की नली, फूड पाइप भी इसी का नाम बोला था। ओके, ठीक है, चलिए। अमाशय में भोजन कुछ समय तक रुक सकता है, यानी कि रेस्ट करेगा भोजन, यहाँ पर अच्छी तरह डाइजेस्ट होगा और काइम के रूप में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा बताएंगे? काइम के रूप में। तो भोजन यदि आपसे पूछे काइम के रूप में कहाँ प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे अमाशय के अंदर। तो अमाशय के चारों ओर क्या पाई जाती है? जठरस जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जो जठरस का श्रावण करेगी। क्या करेगी? जठरस का श्रावण करेगी। जठरस में गैस्ट्रिक, जिसे कह रहे हैं हम अमाशय रस, अमाशय रस में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, 3 प्रकार के जूस पाए जाते हैं, है ना? तो ये जूस कैसे कैसे होते हैं ये देखते हैं हम। इंपोर्टेंट है तीनों के तीनों। पहला एचसीएल, और दूसरा पेप्सिन, और तीसरा म्यूकस। पहले एचसीएल की बात करते हैं। एचसीएल ये आपने साइड में दर्शाया भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये गैस्ट्रिक जूस, अमाशय रस या जठर ग्रंथि कुछ इस प्रकार की होती है, जो अपने आप में जठरस पैदा करने का कार्य करती है ना? और एचसीएल, एचसीएल क्या काम करेगा? जैसे आपको पता है, इसके नाम में ही पहले एच आयन आ रखा है, तो ये अपने आप में अम्ल होगा। ये क्या होगा? अम्ल होगा, तो हाईली अम्ल है, और ये अपने आप में ही बहुत हैवी तेजाब है। भाई बात समझ में, ये क्या अपने आप में बहुत हैवी तेजाब है। देखो, तो हमारे पेट के अंदर हैवी तेजाब होता है, जो काम क्या काम होता है? खाने को गलाने का कार्य करता है। जो आप भोजन आएगा ना अमाशय के अंदर, उसको गलाने का कार्य करेगा, ठीक है? और जो उसके अंदर बैक्टीरिया होंगे, जीवाणु होंगे, उनको भी मारने का कार्य करेगा। जैसे कि यहाँ पर दिखा है एचसीएल के मुख्य कार्य। भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणु, कीटाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। कौन करता है? एचसीएल। भाई कुछ तो जब आपने मुख में पढ़ा होगा, तो उसके अंदर पाई जाती है, 2 ग्रंथियां पाई जाती है मुख के अंदर, है ना? तो एक तो वहाँ जीवाणु का नष्ट हो गया, अब आगे जाके एचसीएल करेगा। भोजन के अंदर जो जो जीवाणु आते हैं, एक तो मुख के अंदर हो गया, और दूसरा अमाशय के अंदर हो जाएगा, ठीक है? अमाशय में अम्लीय माध्यम है, क्यों? क्योंकि इसमें एचसीएल है। एचसीएल का मतलब इसमें अचाइन हो रहे हैं, जो अचाइन देते हैं वो अम्ल होते हैं, आपको पता है। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी आप जा करके देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है अम्ल और अक्षार की, ठीक है नहीं? चलिए, एचसीएल अपने आप में क्या है? अम्लीय माध्यम है और अम्ल बनाने का कार्य करता है। पेप्सिन जैसे एंजाइम के कार्य करने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। अब ये पेप्सिन क्या करेगा? हमने पहले पार्ट में आपको बताया है, पेप्सिन अपने आप में प्रोटीन का क्या करेगा? अवशोषण कराने का कार्य करेगा।
ठीक है। तो प्रोटीन का अवशोषण करने का कार्य करेगा पेप्सिन। तो जैसे हमने अलग अलग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इनका डिटेल में पढ़ा है पहले पार्ट में, अब हम यहाँ पर ध्यान से समझने वाले हैं पेप्सिन कैसे बनेगा, पेप्सिन से प्रोटीन कैसे बनेगा, वो हमने समझाया गया। तो यहाँ पर जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं पेप्सिन के बारे में। तीसरा एंजाइम है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन एक पाचन एंजाइम है, डाइजेस्ट करने का एंजाइम है, डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। मुख्य रूप से इसका क्या काम है, प्रोटीन का पाचन करना होता है, प्रोटीन का अवशोषण करने का कार्य करेगा। ठीक है। तो पाचन कौन करता है प्रोटीन का, पेप्सिन करता है। तो पेप्सिन अपने आप में प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है, जो सरल प्रोटीन पदार्थ है, जो अपने आप में सरल प्रोटीन पदार्थ है। तो आपको याद रखना है सरल प्रोटीन पदार्थ क्या होता है, पेप्टाइड होता है। अब पेप्सिन अमाशय में अम्लीय माध्यम में कार्य करता है, अम्ल है तो अम्लीय माध्यम में कार्य करेगा। डायग्राम से समझाया भी है, पेप्सिन अपने आप में कैसे करेगा, पेप्टाइड के रूप में तोड़ देगा प्रोटीन को। लास्ट एंजाइम आता है म्यूकस, श्लेष्मा भी कह सकते हैं। ये श्लेष्मा जो लार होता है उसके अंदर भी पाया जाता है, और पेट के अंदर जो आप जिसकी बात कर रहे हैं अमाशय के अंदर भी होता है। म्यूकस, म्यूकस अमाशय की अंदरूनी दीवारों के सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करेगा भाई, ताकि एचसीएल हमारी बाहरी दीवारों को नुकसान न पहुंचा दे, क्षतिग्रस्त न कर दे, उनसे सुरक्षा करने का कार्य म्यूकस करेगा, वैसे न्यूट्रलाइज करेगा। ये अपने आप में क्या करेगा, उसे उदासीन बनने का कार्य करेगा। जैसे कि दिखा है, इसका मुख्य कार्य क्या है, अमाशय की दीवारों को एचसीएल के प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। भाई आपको पता है एचसीएल हैवी तेजाब है, किसी चीज पर डल जाएगा तो उसे गलाने का कार्य करेगा। तो ये हमारी जो अमाशय है उसकी दीवारों को ना गला दे, उनको क्षतिग्रस्त ना कर दे, जिस वजह से उसे रोकने का कार्य कौन करेगा, म्यूकस करता है, श्लेष्मा करता है। ठीक है। पेट की अंदरूनी परत को क्षति से बचाता है, यानी कि उसको क्षति होने से बचाने का कार्य करता है। यहां तक बातें क्लियर है, ओके हो गया। लास्ट देखते हैं हमारा, उसके बाद आता है छोटी आंत। भाई अमाशय से खाना कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। सबसे ज्यादा मेन काम छोटी आंत के अंदर होता है। जितना भी कंप्लीट पाचन होगा, खाने के अंदर से कुछ भी अवशोषण करना होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जिसका आप अवशोषण करते हैं स्टार्टिंग से, वो छोटी आंत में होता है। डायरेक्ट नसों के माध्यम से, डक्ट के माध्यम से हमारे बॉडी तक, बॉडी पार्ट तक पहुंचाया जाता है। यकृत अवशोषित कर लेगा उसको, कुछ समय तक स्टोर रखता है। आपको पता है यकृत क्या करता है, कुछ टाइम समय के लिए खाने को, कार्बोहाइड्रेट को अवशोषित करके रखता है, स्टोर करके रखता है। कभी कभी ऐसा होता है आपको बहुत तेजी से भूख लग रही है, और अचानक से क्या होगा, आपकी भूख अपने आप ही खत्म हो जाती है, जिसे कहते हैं भूख मर गई मेरी तो, ठीक है नहीं, ऐसे बोलते हैं भूख मर चुकी मेरी तो भूख मरने का कारण क्या है, जो आपने यकृत के अंदर जो स्टोर किया है कार्बोहाइड्रेट, उसको उसने हमारी बॉडी को दे दिया है ना। तो उसको उसने क्या कर दिया, उत्सर्जित कर दिया। भाई जहां आवश्यकता है वहां उस एनर्जी पहुंचा दो, है ना। तो फिर जैसे ही आप खाना खाएंगे वो फिर स्टोर कर लेगा। तो ये अपने आप में खाना यानी कि भोजन को स्टोर करने का कार्य करता है यकृत। और खाने का मतलब किससे है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, है कि नहीं। इसकी बात हो रही है यकृत के अंदर जो स्टोरेज रहता है। अब छोटी आंत की ही बात कर रहे हैं हम। छोटी आंत सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है देखिएगा। छोटी आंत की बात हो रही है, जो पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और सबसे लंबा भाग भी कह सकते हैं इसको। सबसे लंबा भाग है आहार नाल का। यहाँ भोजन का पाचन लगभग पूर्ण हो जाता है, यानी कि भोजन का जो पाचन होगा पूरी तरह खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है। जबकि आगे बड़ी आंत भी आने वाली है, उसका भी हल्का फुल्का कुछ ना कुछ पाचन होगा, पर यहाँ भोजन के अंदर जो हमें अवशोषित करना था वो सब कर चुके होंगे यहाँ पे। कंप्लीट पाचन इसलिए बोला गया यहाँ पे। पचे भोजन को पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्य रूप से होता है। यहाँ से जो पचे भोजन है उसका अवशोषण मुख्य रूप से आसानी से यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी लंबाई छोटी आंत की 6 से 7.5 मीटर होती है। और जो छोटी आंत का मुख्य अलग अलग पार्ट हमने आपको बताया भी है। सबसे पहला भाग हमारा ग्रहणी होता है, फिर जेजुनम और इलियम। यहाँ लिखा हुआ भी देखिएगा, जैसे हमने बताया था आपको, पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है, पूर्ण पाचन मतलब छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूरा पाचन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये पहले पार्ट में हमने डिटेल में समझा था, आपको ध्यान होगा। अब हम लास्ट भाग पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र का बड़ी आंत। ठीक है। यदि वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक भी कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भेज दें कि नवनीत सर बिल्कुल सुंदर हैंड राइटिंग नोट के साथ पीडीएफ के साथ पढ़ा रहे हैं साइंस आपके एनएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है कि नहीं। चलिए लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत की बात हो रही है। बड़ी आंत क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत जो अपने आप में कहने में बड़ी आंत है, पर इसकी लंबाई क्या होती है, बहुत छोटी होती है। इसको छोटी आंत का जो डाया होता है वो छोटा होता है, और बड़ी आंत का जो डाया होता है वो बड़ा होता है, इसलिए इसको बड़ी आंत बोल दिया। ये बड़ी आंत का डाया और ये छोटी आंत का, तो इसलिए इसे छोटी आंत बोल दिया। जबकि लंबाई में जो बड़ी आंत है वो छोटी होती है। ठीक है। यहाँ देख लेंगे, जिसकी लंबाई है 1.5 है, और जबकि जो आपने अभी पढ़ी, क्या पढ़ी, छोटी आंत पढ़ी, उसकी लंबाई 6 से 7.5 मीटर है। बात समझ में आई। तो अलग अलग पार्ट आपके सामने हमने समझाए हैं, तो बड़ी आंत और छोटी आंत के। अब बड़ी आंत क्या काम करेगी, वाटर का और साल्ट का अवशोषण करेगी। साल्ट यानी कि लवण, लवण की बात हो रही है। तो ये दो काम करती है, एक तो जल का अवशोषण करती है और लवण का अवशोषण करती है। ठीक है। भोजन में जल और साल्ट का अवशोषण करने का कार्य करती है, और शेष जो भोजन बचता है उसे काइल के रूप में, वहां काइम था और ये काइल के रूप में आगे पहुंचा देती है, और ये लास्ट में आपके पास मल द्वार, क्या है, मल द्वार, मल द्वार के माध्यम से उसको निष्कासित कर देती है, यानी उत्सर्जित कर देती है, बाहर निकालने का कार्य करती है। ये हमने पाचन तंत्र के बारे में यहाँ समझा। यदि बात आपकी कोई समझ नहीं आई हो, किसी प्रकार का डाउट हो, तो कमेंट में हमसे पूछे, सर हमें ये चीजें समझ नहीं आई। ठीक है।
अब हम करने वाले हैं श्वसन तंत्र। पहले हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, फिर श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन यानी कि जो आपने खाना खाया उसके दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो खाने बनाने के, जैसे आपने खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, तो वहाँ पर एक गैस निकलती है, कार्बोहाइड्रेट, है कि नहीं? तो उस गैस को क्या करने के लिए, उदासीन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे आपको पता है पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भोजन से बनी, कैसे बनी और किस प्रकार उसका कार्य होगा, कैसे हम सांस लेंगे, कैसे हम सांस छोड़ने के दौरान कौन सी गैसें लेंगे, कौन सी छोड़ेंगे, वो हम आगे डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। श्वसन की प्रक्रिया, जीव भोजन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो आप कह सकते हैं श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है। गैसों को तोड़ना, ऊर्जा प्राप्त करना, आप कह सकते हैं श्वसन कहलाएगा, है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, श्वसन के दो पार्ट पढ़ेंगे। पहला बाह्य श्वसन, दूसरा अंतः श्वसन। यानी कि श्वसन दो प्रकार का होता है, बाह्य श्वसन होगा और अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन को फिर हम दो भागों में बांटेंगे, स्वच्छावास जिसे हम कहेंगे ब्रीदिंग, क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग, और तीसरा पढ़ेंगे हम इसके अंदर दूसरा पार्ट यानी गैसों का विनिमय, गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे संचरण करेगी। ठीक है, उनका संचरण हमारे शरीर के अंदर कैसे और किस प्रकार होगा। जो ब्रीदिंग है ये अपने आप में दो पार्ट है, निःश्वसन और उच्च श्वसन। डिटेल में समझेंगे, ध्यान से पेशेंस बनाए रखें, टेंशन नहीं लेना किसी प्रकार की, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। निःश्वसन और उच्च श्वसन, तो देखते हैं निःश्वसन और उच्च श्वसन क्या होता है। उसी प्रकार अंतः श्वसन दो पार्ट होंगे हमारे, ऑक्सी और अनॉक्सी, ऑक्सी और अनॉक्सी। और इन दोनों के बीच में एक चीज होती है, गैसों का परिवहन। भाई सांस आपने बाह्य श्वसन होता है और गैसों का परिवहन किस प्रकार, कहां से कहां गैस पहुंच रही है, कौन कौन से अंगों तक संचरण कर रही है, वो गैसों का परिवहन कहलाएगा। ठीक है, तो गैसों का परिवहन भी हम करेंगे, कैसे कैसे होगा आगे हम करने वाले हैं, देखिएगा, बने रहे वीडियो में यहाँ तक। अब हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, निःश्वसन। निःश्वसन क्या है, जो आपने बोला ब्रीदिंग दो प्रकार से बटा हुआ है। पहले निःश्वसन, ब्रीदिंग के समय वातावरण से वायु, क्या है ये, वायु को शरीर के अंदर लंग्स में पहुंचाना निःश्वसन कहलाता है। ठीक है, जो वातावरण है वहां से जब आप सांस लेते हैं, लंग्स तक पहुंचाना क्या कहलाएगा, निःश्वसन कहलाएगा। आपने सांस ली, सिंपल सी कहानी है, सांस ली और गैस वायु आपकी लंग्स तक पहुंची, उसे निःश्वसन का नाम दे दिया। अच्छा, उच्च श्वसन, उच्च श्वसन क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु अंगों से बाहर वातावरण में निकालना उच्च श्वसन कहलाएगा। अब जब आप सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, तो कौन कौन सी गैसें अंदर जाएंगी, कौन सी गैसें बाहर आएंगी, वो यहाँ ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया हुआ है। आपको पता है वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है 78% है, पहले प्रतिशत की बात करें ऑक्सीजन का 21% है, और अपने आप में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसें जैसे धूल के कण वगैरह ये सब 0.01% है। अपने आप में एक डाटा है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, एनसीईआरटी कुछ देता है, बाकी हमें इतना ध्यान नहीं रखना, बस ये समझ के चलना है निःश्वसन के दौरान हम क्या क्रिया कर रहे हैं और श्वसन के दौरान हम क्या क्रिया कर रहे हैं। जब आप निःश्वसन की बात कर रहे हैं तो जितनी गैस नाइट्रोजन वायुमंडल में है उतनी गैसें अंदर जाएंगी, नाइट्रोजन 78% ही आप अंदर लेंगे। ये तो है नहीं कि भाई ऑक्सीजन केवल ऑक्सीजन ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं हम छान छान के, भाई यहाँ ऑक्सीजन है यहाँ से उठा के अंदर रख दो, यहाँ ऑक्सीजन है यहाँ से उठा के, ऐसा नहीं होता। भाई आप सांस ले रहे हैं, एक बार में सारी गैसें जाएंगी, धूल के कण भी जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बस उनको रोकने का और उनको बीच में ये रुकावट डालने का कार्य अलग अलग जो शरीर के अंग है वो करने का कार्य करेंगे। कौन करेंगे वो हम आगे पढ़ने वाले हैं आपके सामने। ठीक है, तो ऑक्सीजन 21% अपने आप में और कार्बन डाइऑक्साइड भी हम 0.03% अंदर जाएगा। अब जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो जितनी नाइट्रोजन आपने अंदर ली सेम वो बाहर आ जाएगी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी बॉडी के अंदर, वो एज इट इज जितनी गई इतनी ही बाहर आ जाएगी। बट ऑक्सीजन अपने आप में 21% अंदर गई थी और बाहर कितनी आई, 17%, मतलब 4% का हेर फेर हो जाएगा। अब वो जो 4% का डाटा है वो कार्बन डाइऑक्साइड में जुड़ेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो 4% के रूप में बाहर आएगी। ये 4% की कमी होगी और उसमें 4% की वृद्धि होगी। और जो धूल के कण है उनको बैक्टीरिया जो आप पढ़ेंगे नाक के पास जो होते हैं, बाल होते हैं, होते हैं, म्यूकस होते हैं, वहीं पर ही नष्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये हमने डाटा पढ़ा। ये आपके सामने क्या है, मानव श्वसन तंत्र का एक सुंदर सा डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें आता है नासिका, जिसे नाक का गुहा भी कह सकते हैं। फिर नासिक होता है जिसे नाक का नाम कह रहे हैं, नाक कह सकते हैं आप, जिसकी दो भाग होंगे, दो नलियां होती है नाक की, है ना, आई बात समझ में। और पीछे अपने आप में क्या है, नासा गुहा, मुख गुहा, खाने के अंदर भी आ चुका है मुख गुहा, आपको पता है मुख गुहा, यहाँ पर टी गलत लगा हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखना, मुख गुहा। फिर ग्रसनी, भोजन के अंदर भी आई थी, जो खाना खाया था वहां पर भी ग्रसनी आई थी। ये पार्ट हमें नहीं करना है, बस ध्यान रखना है कहाँ क्या पॉइंट हमें नोट डाउन करके आने हैं डायग्राम में। ये कंठ होता है जो आवाज यानी कि बोलने में सहायता कर रहा है। फिर श्वास नली, खाना जाएगा और अपने आप में कर्माकुंचन के माध्यम से ऐसे, भाई ये ट्रकिया है, देखो ये इसके सामने, ये आपके पास कुछ इस प्रकार की ऐसे छल्लेनुमा संरचना होती है, इसे कहा जाता है ट्रकिया। क्या कहा जाता है, ट्रकिया। तो ये ट्रकिया होता है ना, इसका काम क्या होता है वो हम इसोफेगस में पढ़ेंगे आगे, अभी हम डायग्राम से ही समझ रहे हैं। फिर ट्रकिया के बाद जो आपका सांस जाती है, वायु जाती है, वो दो भागों में बढ़ जाएगी आगे जाके, इसको कहा जाता है श्वसनी, ब्रोंकाई। क्या कहा जाता है, ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई है। फिर ब्रोंकाई के बाद ये जो अलग अलग लंग्स के अंदर ऐसे शाखाएं बट गई, इनको ब्रोंकाइलस कहा गया। क्या कहा, ब्रोंकाइलस। और ये अपने आप में लंग्स, जिनको आप फुसफुस भी कह सकते हो, फेफड़े या फुसफुस कह सकते हैं। इनकी संख्या दो होती है और यहीं पर ही हार्ट होता है। यहाँ इस स्थान में क्या होता है आपका, दिल होता है, हृदय होता है, हार्ट। इसलिए
जो जो बायां फेफड़ा होता है, बायां लंग्स होता है, थोड़ा यहाँ से अंदर की तरफ पिच का रहता है, ठीक है, ताकि जो हार्ट होता है उसको ढकने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल सके। इस वजह से यहाँ थोड़ा स्पेस बना रहता है, और अब कह सकते हैं ये थोड़ा चौड़ाई में इस राइट वाले से थोड़ा छोटा होता है, बाएं वाला जो होगा दाएं वाले से हल्का छोटा होता है। नीचे डायग्राम है, डायाफ्राम। डायग्राम में सबसे नीचे क्या बनाया, डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या काम करेगा, जो यहाँ पर आपके पास अमाशय है या छोटी आंत बड़ी आंत वाला हिस्सा है, उसमें जाकर के ना चिपक जाए लंग्स, क्योंकि अपने आप में गुब्बारे जैसी संरचना है, ठीक है भाई, एयर निकलेगी छुटेगी और अपने आप में चिपकने का कार्य करेगी, तो ये नीचे हमारे अमाशय में जाके ना चिपक जाए, जिस वजह से यहाँ डायाफ्राम एक रुकावट पैदा करने का, दीवार बनाने का कार्य करता है। अच्छा, लंग्स के बाद में सबसे लास्ट में आते हैं हमारे पास ये एल्वली, कुपिका। अपने आप में कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। यहाँ क्या होगा, जो ऑक्सीजन आ गई ना, ये यहाँ करके ऐसे चिपक जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी चिपक जाती है ऐसे, तो ये अपने आप में आदान प्रदान करती है सीधे, किससे, ब्लड से, जो रक्त होता है ना, उससे सीधा सीधा आदान प्रदान करती है गैसों का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, जो आदान प्रदान करेगी एल्वेली करेगी कुपिका, जिन्हें हम वायु कोष्ठ भी कहते हैं। ये वायु कोष्ठ है, ठीक है। ये लगभग एक लंग्स में 30 करोड़ की संख्या में पाए जाते हैं, यानी कि 30 करोड़ इधर, 30 करोड़ छोटी छोटी संख्या में। ये साइड में डायग्राम में भी समझा आपको, देख सकते हैं फेफड़ों की विशेषता, जो लंग्स होते हैं इनकी विशेषता दो जोड़ी पाई जाती है, दायां और बायां। ये वक्ष गुहा पसलियों के बीच स्थित होते हैं, जो पसलियां होते हैं इनके ठीक बीच में स्थित होते हैं, है ना। इनकी सतह स्पंजी होती है, स्पंजी, है ना। और फेफड़ों में लगभग 30 करोड़ वायु कोष्ठ एल्वेली पाए जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया एल्वेली कितनी संख्या में पाए जाते हैं, 30 करोड़ पाए जाते हैं। एल्वेली का साइड में डायग्राम भी बनाया है, ओके। अच्छा, अब जब श्वसन की बात हो रही है, तो जब हमें लिखना है मानव श्वसन तंत्र के बारे में, तो हमें कुछ इस प्रकार लिखना है। मानव श्वसन तंत्र अगर आपके पास जाता है तो हमें क्या लिखना है वो देखिएगा। मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र में श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाली जाती है, और जिन अंगों की सहायता से, भाई जो अंग उसमें सहायता कर रहे हैं, जिन अंगों की सहायता से प्रोसेस फॉलो किया जाता है, ये कार्य संपन्न किया जाता है, उनका समूह ही श्वसन तंत्र है। और इसके अलग अलग पार्ट हैं। पहला पार्ट हम नाक पढ़ेंगे, जैसे हमने डायग्राम में भी समझा। अब नाक के बारे में हम जानेंगे, नाक क्या करता है। यह मानव श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग है। ये अपने आप में प्राथमिक अंग है, जो दो नासा छिद्रों से क्या रहता है, दो नासा छिद्रों में विभाजित होता है। इसमें रोमयुक्त त्वचा पाई जाती है, जिसमें एक स्तर होता है जो बैक्टीरिया, धूल के बड़े कण, है ना, जो बड़े बड़े कण होते हैं उनको प्रदूषण या वायुमंडल से प्रदूषण से शरीर की रक्षा करने का कार्य करते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, किसी चीज को सूंघने का होता है। जो एयर होते हैं वे बड़े बड़े जो धूल के कण होंगे ना, उनको रोकने का कार्य कर देंगे। जो एयर होंगे नाक के अंदर, वो अपने आप में धूल के कणों को रोकने का कार्य कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नाक के बाद आता है जो अगला पार्ट आता है हमारा, वो आता है नासागुहा। नासागुहा, नाक से प्रारंभ वायु नासागुहा में प्रवेश करती है। नासागुहा मुख्य गुहा, जो मुख्य गुहा होती है उससे अलग करने का कार्य करती है, मुख्य गुहा, है ना। इसमें वायु को गर्म और नरम किया जाता है। वायु में धूल के कण होंगे, जीवाणु नासागुहा में उपस्थित श्लेष्मा, जिसको श्लेष्मा रोम युक्त कहा गया है ना, वो रोकने का कार्य करेंगे। जिसे धूल के छोटे कणों को, बड़े कणों को तो नाक के अंदर एयर थे उन्होंने रोक दिया, जो धूल के बिल्कुल छोटे कण है, बारीक कण है, उन्हें श्लेष्मा के द्वारा रोका जाता है, ताकि वो आगे जाकर के हमारे शरीर को नुकसान न पहुंचे। और स्वच्छ वायु ग्रसनी तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। अब सोचना, अब जो आपकी नासागुहा से वायु कहाँ आ गई, ग्रसनी तक आ गई। ये पाचन तंत्र में पड़ी हमने, और ये श्वसन तंत्र में भी है, दोनों में आएगी। पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का आवश्यक अंग है। इसमें घाटी ढक्कन, जो हमने पिछली स्लाइड में आपको डिटेल में समझाया, जो पाचन और श्वसन में सहायता करने का कार्य करता है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा श्वास नली। भाई ग्रसनी के बाद क्या आएगा, श्वास नली आएगा। ये आगे श्वास नली आएगा। इसकी लंबाई जब पूछी जाए लगभग में 11 सेंटीमीटर होती है, और जो इसका व्यास होगा 2.5 सेंटीमीटर होता है। और इसकी दीवार पर उपास्थि वाले पाए जाते हैं, जो हमने आपको डिटेल में समझाया भी था। इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, उपास्थि वाले पाए जाते हैं, यानी कि जैसे कि ये पाइप है और इसके चारों तरफ एक रिंग यानी कि छल्ले पाए जाएंगे, जिसको उपास्थि वाले कहा गया। इसका क्या काम होगा, इसी के साइड में आपको पता है खाने की नली है, तो खाने की नली पे जाकर सांस लेने के दौरान ये खाने की नली पे जाके ना चिपक जाए, जिस वजह से ये वाले उनसे कवरिंग करने का, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। लिखा हुआ है देखो, जो वायु से निकलने पर श्वास नली को पिचकने से बचाते हैं, मतलब उसे पिचकने नहीं देते, पिचकने नहीं देंगे और पिचकने से बचाने का कार्य करेंगे। और वायु की जो नली है खाने की नली पे ना चिपक जाए, उससे भी उसको रक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, ओके। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो वायु जा चुकी है वो श्वसनिका में जा चुकी है, ब्रंकाई जिसे कह सकते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइलस। भाई दो भागों में बट गई आगे जाके, ये देखो यहाँ पर दो भागों में बट गई, ये आगे दो भाग इसके अलग अलग। यहाँ तक तो आपकी श्वास नली थी, अब ये दो भागों में यहाँ पर विभाजित होगी। श्वास नली की और दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें श्वसनिकाएं कहा जाता है। यह श्वसनिकाएं कहाँ तक पहुंचेंगी, वायु कोष्ठ तक पहुंचेंगी। ये वायु कोष्ठ तक जाएंगे, ये वायु कोष्ठ जा रहे हैं। वायु कोष्ठ हमने बोला कुपिका, ये आपके सामने यहाँ दर्शाया भी है, देखो डायग्राम यहाँ डिटेल में। ऑक्सीजन का आदान प्रदान करे कार्य कौन करता है, ब्लड से सीधा सीधा वायु कोष्ठ करता है, यानी कुपिका करती है। भाई कुपिका अपने आप में इस प्रकार की है, और इसमें ऑक्सीजन आकर के यहाँ साइड में ऐसे चिपकती है, और ऑक्सीजन का आदान प्रदान और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान सीधे ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा
कुपिका करने का कार्य करती है। ठीक है, अब अगला पार्ट है इसका लंग्स। लंग्स यानी कि फुसफुस। ये वक्ष गुहा में दोनों और दो स्पंजी होते हैं, यानी कि एक जोड़ी आप कह सकते हैं एक जोड़ी के रूप में पाए जाएंगे, एक लेफ्ट वाली तरफ एक राइट वाली तरफ। स्पंजी गुलाबी रंग के होते हैं, शंकुआकार रूप में होते हैं, फेफड़ों पाए जाते हैं, दो फेफड़े पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होगा? शरीर के अंदर वायु को इकट्ठा करने का कार्य होगा, एकत्रित करने का कार्य होगा। यह शरीर में शुद्ध रक्त का शुद्धिकरण करने कार्य करें। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला पॉइंट, जो ब्लड का शुद्धिकरण करते हैं वो लंग्स करते हैं, फेफड़े करते हैं। और ब्लड का फिल्ट्रेशन, छानने का कार्य कौन करेगा? किडनी करेगा। आपको याद रखना है, वो कौन करता है? किडनी करता है। जो हार्ट होता है, हृदय, वो पंपिंग करने का कार्य करता है। कहीं कहीं क्या करते हैं, हार्ट को लगा देते हैं भाई, हृदय क्या काम करता है? ब्लड को छानने का काम करेगा, पर ऐसा नहीं है। हृदय केवल एक काम करेगा, वो ब्लड को पंपिंग करता है, यानी कि हमारी बॉडी तक पंप करके, प्रेशराइज करके क्या करेगा? पूरे शरीर तक रक्त को पहुंचाने का कार्य करता है। जबकि शुद्धिकरण कौन करेगा? लंग्स करेगा। और छानने का काम कौन करेगा? किडनी करता है। शुद्धिकरण का मतलब किससे है? उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है और ऑक्सीजन मिलाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने सारे पार्ट पढ़ लिए इसके अलग अलग करके। अब हम क्या करने वाले हैं? गैसों का परिवहन करने वाले हैं, यानी कि गैसों का परिवहन किस प्रकार होता है। ये देखिएगा, गैसों का परिवहन। तीसरा पार्ट क्या था हमारा? गैसों का परिवहन। जो ब्लड होगा, ब्लड में जो वहन होगा ऑक्सीजन और लंग्स से सेल्स तथा कार्बन डाइऑक्साइड और एक प्रकार के जो सेल्स होती है ना, उनके लंग्स तक निरंतर पहुंचने रहना का कार्य क्या कहलाएगा? गैसों का परिवहन कहलाएगा। यानी कि जो गैसें हैं ना, वो अपने आप में ब्लड के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक साथ लेकर के सेल्स के द्वारा जो निरंतर हमारे शरीर के अंगों तक ब्लड को पहुंचाना या ऑक्सीजन और गैस को पहुंचाने का कार्य करती है, उसको गैसों का परिवहन बोला गया। अब सबसे पहला काम गैस कहाँ पहुंचेगी? नासा क्षेत्र में, जो रंध्र होते हैं नाक से, ग्रसनी से होती है, फिर श्वास नली में, श्वास नली के हम श्वसनी से श्वसनिका, उसके बाद कुपिका, कुपिका से सीधा सीधा ब्लड सेल्स में जाती है। ये इसका संचरण होगा, ये होगा इसका संचरण किसका? गैसों का। ओके हो गया। अब जैसे हमने डायग्राम में तुम्हें समझाया था, आपने यदि ध्यान से समझाओ, माइंड ग्राफ के माध्यम से हमने बोला था, जो आपके पास श्वसन है वो तीन पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, एक बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन और एक अंतः श्वसन। अब अंतः श्वसन की बात करते हैं, ऑक्सी तथा अनॉक्सी। कभी कभी पूछा जाता है ऑक्सी श्वसन क्या है, लिखिए। अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, लिखिए। बिल्कुल एक एक लाइन है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर। ऑक्सी श्वसन क्या होता है? इसके नाम में छुपा परिभाषा कुछ शब्दों की उसके नाम में छिपी रहती है, तो इसकी परिभाषा भी इसके नाम में छुपी है। ऑक्सी श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाला श्वसन ऑक्सी श्वसन होता है। सिंपल सी थ्योरी है। आप कह सकते हैं ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है ऑक्सी श्वसन कहलाता है। यह प्रक्रिया कहाँ होगी? माइट्रोकांड्रिया में होगी। कहाँ होगी? माइट्रोकांड्रिया। माइट्रोकांड्रिया आपको पता है कहाँ होती है? आपने 9th क्लास में बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ है ये चीज, टीचर ने आपको। एक ही चैप्टर है आपके पास, कोशिका वाला और एक टिश्यू वाला, उत्तक वाला, दो चैप्टर है बायोलॉजी के, तीसरा चैप्टर नहीं है 9th क्लास में, तो उसमें कोशिका का जिक्र जरूर आया होगा, जो सेल्स के अंदर पाई जाती है, माइट्रोकांड्रिया। इसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। उत्पादन क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उत्पादन। इसमें ऑक्सी श्वसन। अनॉक्सी क्या होगा? देखिएगा, अनॉक्सी अपने आप में इसका ऑपोजिट होगा, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, यानी कि ऑक्सीजन की रहित, ऑक्सीजन नहीं होगा वहां, ऐसा श्वसन अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। अंतिम उत्पाद इसमें पायरुविक अम्ल बनता है। क्या बनता है? पायरुविक अम्ल बनता है। और पायरुविक अम्ल में अपने आप में एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्रेब्स चक्र में भी हम पढ़ेंगे। जैसे क्रेब्स चक्र की बात की जाती है, क्रेब्स चक्र क्या होता है? देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, यह अनॉक्सी श्वसन के बाद होने वाली एक अवस्था है। इसका स्थान कहाँ होगा? माइट्रोकांड्रियम होता है। प्रक्रिया क्या होगी? इसमें ग्लूकोज का अंतिम जो उत्पाद होगा, जो पदार्थ होगा, पायरुविक अम्ल बनता है और पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीजन का मिलना या ऑक्सीजन का निकलना, है ना? ऑक्सीजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना। आपने केमिस्ट्री वाला यदि चैप्टर पढ़ा हो, यदि किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ती है या किसी चीज में ऑक्सीजन निकलती है, तो इसे ऑक्सीकरण कहलाता है। अब यहाँ ऑक्सीजन निकल रही है इसलिए ऑक्सीकृत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड जल बदल जाता है ना? जो कार्बन डाइऑक्साइड जल में बदल जाता है तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है। ये क्रेब्स चक्र का एक छोटा सा टॉपिक था जो आपको समझाया, जबकि क्रेब्स चक्र आपसे नहीं पूछा जाएगा और एग्जाम पॉइंट में भी नहीं आएगा। यहाँ पे भी समझाया, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला सी लिखा हुआ भी आपके सामने, C6 और H12 और O6 होता है। सामने आपके लिखा हुआ भी है, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ये अपने आप में कहाँ में टूटेगा? पायरुविक अम्ल में। और पायरुविक अम्ल में दो चीजें पाई जाती हैं, एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। और कहाँ में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। अब हमने श्वसन तंत्र कंप्लीट कर लिया। यदि आपको ये समझ नहीं आया हो तो वीडियो को पॉज करके या पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं।